जय हिंद प्यारे अभ्यर्थियों। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए जीके का एक और मॉक टेस्ट मैं लेके आया हूँ। मॉक टेस्ट नंबर 9 है। इससे पहले मैंने 8 मॉक टेस्ट अपलोड कर दिए हैं, तो आप उनको यूट्यूब पर देख सकते हैं। बहुत यूनिक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपकी तैयारी को और अच्छे से मजबूत करने के लिए। तो आशा करता हूँ कि आप सब लोग इन मॉक टेस्ट का लाभ उठा रहे होंगे और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ आज का मॉक टेस्ट शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है दोस्तों? कुछ क्वेश्चन रिपीट हैं पिछली क्लास के। क्वेश्चन है, पेरू देश की मुद्रा कौन सी है? दोस्तों, पेरू दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है और पेरू देश की मुद्रा क्या है आपको बताने हैं। ऑप्शन है रेनमिनबी, लियू, टैंग या सोल। सही जवाब होगा दोस्तों सोल। पेरू की मुद्रा सोल है और पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश पेरू है और इसकी राजधानी लीमा है। इसकी मुद्रा सोल है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा सोल। क्लियर? अच्छा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन में लिखा गया है रेनमिनबी। चीन की जो करेंसी है इसका नाम क्या है? रेनमिनबी। लियू रोमानिया की करेंसी का नाम है। रोमानिया की मुद्रा क्या है? तो वो लियू है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आपसे पेरू की मुद्रा पूछी गई है, सोल इसका सही जवाब है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी किस शहर में है? दोस्तों, आईपीएस की जो ट्रेनिंग भारत में होती है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में होती है। और ये जो अकादमी है वो कहाँ पर है आपका? दोस्तों, ये आपकी हैदराबाद में। ऑप्शन बी, हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी है। तो ये आप याद रखिएगा। अच्छा, हैदराबाद कौन सी नदी के तट पर बसा है? मूसी नदी यहाँ बहती है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो मूसी नदी हैदराबाद में स्थित है। ठीक है दोस्तों, याद रखना, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। क्लियर? अच्छा दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा कि भारत में जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं वो कितनी हैं? तो भारत में 3 ऐसी सेवाएं हैं जिनको अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में जाना जाता है। आईएएस होता है, आईपीएस होता है और आईएफएस होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। ठीक है, इन 3 सेवाओं को अखिल भारतीय सेवाओं के श्रेणी में शामिल किया जाता है। आईएफएस मतलब भारतीय वन सेवा। ठीक है, भारतीय वन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा, ये भारत में अखिल भारतीय सेवाओं की सूची में आती हैं। तो आपका सही जवाब होगा इसका हैदराबाद में है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया है? रोम शहर किस नदी के तट पर बसा है? दोस्तों, रोम शहर किस नदी के तट पर है? आपके ऑप्शन है डेन्यूब, टाइबर, सीन या टेम्स। सही जवाब होगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, टाइबर नदी के तट पर रोम बसा है। टाइबर नदी ये जो आपके रोम के किनारे स्थित है। तो ये आप याद रखिएगा। अच्छा, सीन नदी के किनारे पेरिस है, ये भी अभी आप याद रखिएगा। सीन नदी और लंदन टेम्स नदी के किनारे है। ठीक है, तो ये आप दोनों आप याद रखें क्योंकि लंदन वाला क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में कि लंदन किस नदी के किनारे? तो टेम्स नदी बहती है। क्लियर? आपका सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, रोम टाइबर नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अयोध्या के श्री राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन है? दोस्तों, अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसके मुख्य वास्तुकार कौन है? आपके ऑप्शन है शशि प्रभु, चंद्रकांत सोमपुरा, चित्र विश्वनाथ और राम सुधर। सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, चंद्रकांत सोमपुरा राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। सॉरी, गले में थोड़ा खराबी है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है? दोस्तों, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जिसमें ये उपबंध मिलता है कि राज्य नागरिकों को समान न्याय और निःशुल्क सहायता के लिए कानूनी सहायता के लिए उपबंध करेगा? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 48 है, अनुच्छेद 43A, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 39A। सही जवाब होगा दोस्तों अनुच्छेद 39A। अनुच्छेद 39A में कहा गया है कि राज्य समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता का उपबंध करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आप याद रखिएगा। दोस्तों, यहाँ पे क्या कहा गया? यहाँ पे एक अनुच्छेद लिखा है अनुच्छेद 48A। इसमें कहा गया है कि राज्य वन और पर्यावरण को बचाने के लिए काम करेगा। ठीक है, वन और पर्यावरण को बचाने के लिए काम करेगा। 43A में क्या लिखा गया है? 43A में लिखा गया है कि उद्योग क्षेत्र में नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।
ठीक है। जैसे मनरेगा योजना है उसमें नागरिकों को रोजगार दिया जाता है, तो राज्य की जिम्मेदारी है कि उद्योग क्षेत्र में नागरिकों को रोजगार दिया जाएगा अनुच्छेद 43A के तहत। क्लियर दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। तो आपका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 39A। ये भारतीय संविधान में ऐसा उपबंध करता है कि राज्य अपने नागरिकों को समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए उपबंध करेगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे आप चीज़ याद रखना, ये जो सारे आर्टिकल है ना, मतलब आर्टिकल 36 से 51, आर्टिकल 36 से 51 ये सारे आपके डीपीएसपी के अंतर्गत आते हैं। राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत ये सारे आर्टिकल आते हैं। तो ये जितने भी आर्टिकल हैं वो सारे आपके राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। क्लियर। चलिए, आपका सही जवाब था ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा गया है ये हमें बताना है। आपके ऑप्शन है केंद्रक, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य। सही जवाब होगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो कोशिका सांस लेती है ना, वो कहाँ से लेती है, कोशिका सांस भी आपकी माइटोकॉन्ड्रिया से ही लेती है। तो ये आप याद रखना, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा गया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है राइबोसोम, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा गया है, तो राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। क्लियर दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा दोस्तों, आपसे पूछा जाए कि जो कोशिका है इसकी खोज किसने की थी, तो पहले तो आप याद रखिएगा कि साइटोलॉजी क्या होता है, कोशिकाओं से संबंधित विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। और कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक, इसने कॉर्क के टुकड़े में एक कोशिका खोजी थी, तो कोशिका के खोजकर्ता माने जाते हैं रॉबर्ट हुक। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कोशिका का पावर हाउस कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया का सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। क्या कहा गया है दोस्तों, क्वेश्चन है आपका, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, अर्थात सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी आत्मकथा है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, तो दोस्तों ये जो आत्मकथा है वो किसकी है, ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आत्मकथा है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। क्लियर दोस्तों। दोस्तों गांधी जी की एक किताब और आपके एग्जाम में पूछी जाती है, हिंद स्वराज। ये भी बहुत आती है कि हिंद स्वराज किसने लिखी है, तो ये आप याद रखिएगा, हिंद स्वराज जो पुस्तक है ये भी गांधी जी की पुस्तक है। क्लियर दोस्तों, तो ये भी आपको याद रखनी है दोनों किताबें। अच्छा, यहाँ पे लिखा है राजेंद्र प्रसाद, इनकी एक बड़ी फेमस किताब है इंडिया डिवाइडेड। राजेंद्र प्रसाद की किताब है इंडिया डिवाइडेड, तो ये भी आपको याद रखना है, इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद। क्लियर दोस्तों। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसे लिखा गया है यहाँ पे पंडित नेहरू, इनकी किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो आपका सही जवाब होगा दोस्तों यहाँ पे महात्मा गांधी की आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, या इंग्लिश में कहें द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लोसर त्योहार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। दोस्तों लोसर जो त्योहार है वो कहाँ का है हमें बताना है। आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या लद्दाख। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लद्दाख। लद्दाख में नए साल के रूप में लोसर मनाया जाता है, ये आप याद रखना। दोस्तों लद्दाख की बात करें तो लद्दाख को ना एक नाम भी दिया गया खापा चांद। खापा चांद ये किसका उपनाम है, तो ये आपका लद्दाख का नाम है। और खापा चांद का मतलब क्या होता है, दर्रों की भूमि, द लैंड ऑफ पासिस, दर्रों की भूमि कहा जाता है लद्दाख को। लद्दाख जो है वो कब बना था, 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बना था, ये भी आपको याद रखना है। लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह। लद्दाख की राजधानी लेह है। और लद्दाख में कौन सी भाषा बोली जाती है, भोती। लद्दाख में भोती जो भाषा है वो बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित नेशनल पार्क कौन सा है, कमेंट में लिख के बताइएगा कि भारत में सबसे ऊंचाई पर नेशनल पार्क कौन सा है, ये कहाँ पर है, कमेंट में लिख के बताइएगा। अच्छा दोस्तों, लद्दाख के बारे में ना एक चीज़ और याद रखिएगा, अभी भारत की पहली नाइट सफारी पार्क जो बना है वो कहाँ बना है, वो लद्दाख में बना है। ठीक है, डार्क सेंचुरी पार्क बना है लद्दाख में। तो लद्दाख का त्यौहार है लोसर। ठीक है, और लद्दाख में अधिकांश आबादी कौन से धर्म को मानती है, तो ये बौद्ध हैं, ये बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। ठीक है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन की बात कर लें तो महाराष्ट्र का जैसा एक त्यौहार आपसे पूछा जाएगा, गुड़ी पड़वा।
गुड़ी पड़वा ये किस राज्य का त्यौहार है? तो महाराष्ट्र का त्यौहार है गुड़ी पड़वा, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर दोस्तों? अच्छा, भारत में अभी के लिए कितने राज्य हैं? तो भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, दोनों ये भी आपको याद रखना है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से कंबोडिया की राजधानी क्या है? दोस्तों कंबोडिया की राजधानी आपको बतानी है, आपके ऑप्शन है बेलग्रेड, नोमपेन, निकोसिया या मॉस्को। तो कंबोडिया की राजधानी है नोमपेन, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। कंबोडिया की राजधानी नोमपेन है और इसकी मुद्रा क्या है? रियल। कंबोडिया की मुद्रा है रियल और इसकी राजधानी है नोमपेन। स्टार लगाइएगा, काफ़ी आती है एग्जाम में, तो ये आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा। क्लियर दोस्तों? दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे लिखा गया है बेलग्रेड। सर्बिया की राजधानी क्या है? तो सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है। क्लियर? बाकी निकोसिया आप जानते ही हैं, मॉस्को रूस की राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान किस शहर में है? दोस्तों भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जो है वो किस शहर में है? आपके ऑप्शन है भोपाल, कोलकाता, वाराणसी या जोधपुर। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, वाराणसी में स्थित है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान। बनारस जो है ना, ये कौन सी नदी के तट पर है? तो ये गंगा नदी के तट पर है और जो हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी हैं उनका लोकसभा क्षेत्र भी वाराणसी है। क्लियर दोस्तों? ये भी आपको याद रखना है, तो इसका ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। क्या कहा गया है? दलासी किस देश की मुद्रा है? दोस्तों दलासी मुद्रा किस देश की हमें बताना है। आपके ऑप्शन है मोरक्को, जाम्बिया, कनाडा, आर्मेनिया। इसका सही जवाब क्या होगा? सोचिएगा एक सेकंड के लिए। दलासी मुद्रा किस देश की है? इसका सही आंसर कनाडा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जाम्बिया की मुद्रा है दलासी। जाम्बिया जिसकी राजधानी लुसाका है, तो वहाँ पे मुद्रा का नाम है दलासी। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है जाम्बिया। स्टार लगाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, दलासी मुद्रा जाम्बिया की है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस हर साल होता है, किस तिथि को? तो ये 21 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, 21 सितंबर। दोस्तों यहाँ पे लिखा है 16 सितंबर। ओजोन डे कब होता है? तो ओजोन डे हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। 23 सितंबर को क्या होता है? 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस होता है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, सांकेतिक भाषा दिवस। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, 23 सितंबर को होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। आपसे पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस तो 21 सितंबर। दोस्तों अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में, तो क्या भारतीय संविधान का कोई आर्टिकल है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है? हाँ, आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शांति आर्टिकल 51। और जो सफ़ेद कबूतर होता है ना, वो शांति का प्रतीक होता है। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध विद्वान अलबरूनी ने किताब उल हिंद, देखो पहला क्वेश्चन तो यही आपके एग्जाम में आता है कि किताब उल हिंद किसने लिखी है? अलबरूनी ने। मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया। अलबरूनी ने किताब उल हिंद को किस भाषा में लिखा? आपके ऑप्शन है फारसी भाषा, अरबी भाषा, उर्दू भाषा और संस्कृत भाषा। दोस्तों किताब उल हिंद जो है ना, वो अरबी भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, अलबरूनी किस देश से आया था? ये उज्बेकिस्तान से आया था। इसका जन्म जो हुआ था वो उज्बेकिस्तान में हुआ और ये महमूद गजनबी के साथ आया था भारत। ये भी आपको याद रखना है, किसके साथ आया? महमूद गजनबी के साथ। क्लियर? तो ये सारे बिंदु आपको याद रखने हैं। अरबी भाषा में किताब उल हिंद लिखी गई है। दोस्तों अगर हम बात करें भाषा के बारे में, तो संस्कृत भाषा दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है। ठीक है, कभी क्वेश्चन आए कि हिंदी की आदि जननी किसको कहा गया, तो हिंदी की आदि जननी संस्कृत को कहा जाता है। क्लियर? ये आपको याद रखना है। तो अलबरूनी की किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों पोंगल जो त्योहार है ये कहाँ का है? आपके ऑप्शन है तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या केरल। सही जवाब होगा दोस्तों आपका तमिलनाडु। पोंगल त्योहार 4 दिन तक मनाया जाता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु का बहुत फेमस त्यौहार है ये, तो ये आप याद रखिएगा, पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। और पोंगल शब्द का मतलब क्या होता है? उबालना। एक्चुअल में पोंगल ना एक पकवान का नाम है जो खीर की तरह बनाया जाता है, तो पोंगल शब्द का मतलब होता है उबालना। अच्छा, अगर कभी क्वेश्चन आए कि पोंगल के अवसर पर तमिलनाडु में कौन सा खेल खेला जाता है, तो आप याद रखिएगा तमिलनाडु का एक खेल है जल्लीकट्टू।
जल्लीकट्टू जिसमें सांडों की लड़ाई आदमी कर इसके साथ होती है, तो ये आप याद रखिएगा। जल्लीकट्टू ये तमिलनाडु का एक पारंपरिक खेल है जो पोंगल के अवसर पर खेला जाता है। क्लियर दोस्तों। दोस्तों हम बात करें तमिलनाडु की, तो आप याद रखिएगा तमिलनाडु का एक डांस है भरतनाट्यम, जो कि भारत का सबसे पुराना क्लासिकल डांस है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। अच्छा, तमिलनाडु का एक डांस और भी है, कुम्मी। कुम्मी, तो ये भी आप याद रखें, कुम्मी नृत्य कहाँ किया जाता है? तमिलनाडु में किया जाता है। क्लियर दोस्तों। चलिए, अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूं, केरल का कौन सा त्योहार है? तो केरल का त्योहार है ओणम। ओणम राजा महाबली की याद में मनाया जाता है ओणम, ये भी आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश में भी बहुत सारे त्योहार होते हैं, जैसे महामहम उत्सव होता है आपका। ठीक है, तो पोंगल पूछा गया था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत भारत में कब हुई? तो 1961 में इसकी शुरुआत हुई है। और अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, खेल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है और इसमें 15 लाख रुपए की राशि मिलती है। भारत का जो खेल मामलों का मंत्रालय है वो इसको देता है। तो ये आप याद रखिएगा, अर्जुन पुरस्कार 1961 में शुरू हुआ, खेलों के क्षेत्र में ये दिया जाता है और इसमें कितनी राशि मिलती है? 15 लाख रुपए की राशि मिलती है। क्लियर दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, तंजौर वाला सरस्वती भारतीय शास्त्रीय नृत्य के किस रूप की नर्तकी हैं? दोस्तों तंजौर की जो वाला सरस्वती है ये कौन सा नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम के लिए जानी जाती है तंजौर की वाला सरस्वती। भरतनाट्यम जो है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तमिलनाडु से हुई है। ठीक है, याद रखिएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का डांस है, आंध्र प्रदेश का ये डांस है और ये एक गांव के नाम पर इसका नाम रखा गया है, कुचिपुड़ी का नाम। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि सतरिया डांस कहाँ किया जाता है फिर, तो सतरिया असम का डांस है। सतरिया डांस ही असम का डांस है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है, नेपाल का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों भारत का पड़ोसी देश नेपाल, इसका राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी, वॉलीबॉल, कबड्डी या क्रिकेट? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, वॉलीबॉल नेपाल का राष्ट्रीय खेल है, ये आप याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। दोस्तों हम बात करें नेपाल की, इसकी राजधानी क्या है? काठमांडू। काठमांडू इसकी राजधानी है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, भारत और नेपाल की जो टोटल सीमा रेखा है उसकी लंबाई कितनी है? तो वो है आपकी 1751 किलोमीटर। ये आप याद रखना, भारत और नेपाल के बीच जो सीमा साझा होती है अंतर्राष्ट्रीय, वो 1751 किलोमीटर लंबी है। नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल। और नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? गाय। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर दोस्तों। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं फिर। अगला प्रश्न है, डूरंट कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों डूरंट कप जो है ये किस खेल से संबंधित है? आपके ऑप्शन है फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, क्रिकेट। इसका सही जवाब होगा ये फुटबॉल से संबंधित है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। दोस्तों एक चीज़ याद रखना, डूरंट कप जो है ना ये 1888 में पहली बार खेला गया था और ये एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, एशिया का सबसे पुराना। ठीक है, याद रखिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि पूरी एशिया में सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है डूरंट कप, और ये फुटबॉल के लिए खेला जाता है। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि फुटबॉल के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो फुटबॉल की एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। क्लियर, याद रखिएगा। अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ कि जो फुटबॉल है इसका कोई और नाम भी है? हाँ दोस्तों, फुटबॉल को सॉकर भी कहा जाता है, ये आप याद रखना, फुटबॉल का एक नाम और है सॉकर। क्लियर, तो डूरंट कप फुटबॉल से संबंधित होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात बनाती है? दोस्तों धुआंधार जलप्रपात ये जबलपुर में बनता है, एक्चुअल में जो सिटी है वो जबलपुर है। तो जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है? सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है और ये नर्मदा नदी जो है ना वो अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है और ये जो है अरब सागर में गिर जाती है बाद में। तो ये आप याद रखना, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी के द्वारा बनता है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है और अमरकंटक से निकलने के बाद ये जो है खंबात की खाड़ी अर्थात अरब सागर में जाके गिर जाती है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा अगर आपसे पूछे कि कौन सी नदी घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है, दोस्तों घड़ियाल के लिए जो प्रसिद्ध है ना वो आपकी चंबल नदी है। ये बहुत आता है एग्जाम में, घड़ियाली नदी किसको बोलते हैं? चंबल को बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका,
लोकप्रिय उपन्यास पिंजर के लेखक कौन है? दोस्तों पिंजर एक उपन्यास लिखा गया है, किसने लिखा है? आपके ऑप्शन है यशपाल, अमृता प्रीतम, धर्मवीर भारती या भीष्म साहनी। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, अमृता प्रीतम का उपन्यास है पिंजर। दोस्तों अमृता प्रीतम जो है पंजाबी भाषा की पहली कवयित्री है, याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि पंजाबी भाषा की पहली कवयित्री कौन है, तो अमृता प्रीतम। और इनका पंजाबी के साथ साथ इन्होंने हिंदी साहित्य में भी अपना योगदान दिया है। तो ये जो है पिंजर उपन्यास के लेखक हैं। और अमृता प्रीतम की आत्मकथा का नाम क्या है? रसीदी टिकट। ये भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है कि रसीदी टिकट आत्मकथा किसकी है? अमृता प्रीतम की। अमृता प्रीतम कौन है? तो पंजाबी भाषा की पहली कवयित्री हैं। क्लियर दोस्तों? पिंजर उपन्यास अमृता प्रीतम। अच्छा, यशपाल का एक उपन्यास आपसे पूछा जाता है, झूठा सच। झूठा सच, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, ये भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में। बाकी सूरज का सातवां घोड़ा आप जानते हैं, धर्मवीर भारती ने लिखी है। भीष्म साहनी का तपस उपन्यास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है? गैलेना निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? दोस्तों गैलेना जो अयस्क है वो किस धातु का है? आपके ऑप्शन है कॉपर, आयरन, लेड और जिंक। सही जवाब होगा आपका लेड। लेड का अयस्क है गैलेना। और लेड का जो संकेत होता है ना वो पीबी होता है। और गैलेना को कैसे लिखते हैं? पीबीएस। लेड सल्फाइड को गैलेना कहा जाता है। ये आप याद रखना, सबसे स्थायी तत्व है आपका लेड, ठीक है। गैलेना लेड का अयस्क है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है आपका कॉपर। मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? कॉपर का प्रयोग किया था। क्लियर दोस्तों? याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा तो ये आप बता सकते हैं। अच्छा, जिंक लिखा गया है। जिंक का अयस्क का नाम है कैलेमाइन। जिंक का अयस्क है कैलेमाइन, ये आपको याद रखना है। आयरन का हेमेटाइट। हेमेटाइट, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, हेमेटाइट। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं फिर हम। तो आपसे पूछा गया था गैलेना, ये लेड का अयस्क है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल ये आपको बताना है, ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखे जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, 5 साल। भारत का राष्ट्रपति 5 साल तक अपनी सेवा देता है, ठीक है। दोबारा कितनी बार भी बन सकता है वो, लेकिन एक बार में कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, मुख्य न्यायाधीश, ये राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो राष्ट्रपति लिखित रूप में अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। तो ये दोनों बिंदु आपको याद रखने हैं। अगर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है तो किसको देता है? तो उपराष्ट्रपति को देगा। और शपथ कौन दिलाएगा इसको? तो वो आपका न्यायाधीश दिलाता है। क्लियर दोस्तों? और राष्ट्रपति की बनने की न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम एज 35 वर्ष। क्लियर? तो राष्ट्रपति का टेन्योर 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। भारत ने, ये सॉरी यहाँ पे दोस्तों में हो गया, ये ने है, ठीक है। भारत ने हॉकी में पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? दोस्तों भारत ने जो अपना पहला स्वर्ण पदक जीता हॉकी में, वो वर्ष 1928 में जीता था। और ये एम्स्टर्डम में ओलंपिक गेम्स खेले गए थे, तब ये जीता था। एम्स्टर्डम ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल भारत की हॉकी टीम ने जीता था। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों, 1928 एम्स्टर्डम। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में हॉकी का सबसे पुरानी प्रतियोगिता कौन सी है? तो बेटन कप। ये आप याद रखना, बेटन कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है बेटन कप। हॉकी का जादूगर कौन है? मेजर ध्यानचंद। और उनकी आत्मकथा का नाम क्या है? गोल। अच्छा, बेटन कप के अतिरिक्त आपको याद रखना आगा खां कप। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो ये भी आपका हॉकी से संबंधित है। तो हॉकी में पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल 1928 में जीता था। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया है? वर्ष 1855 में भारत की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? दोस्तों भारत की पहली जूट मिल जो लगी थी दोस्तों, वो लगी थी रिषड़ा में। और रिषड़ा जो जगह है ना, वो कहाँ पर है दोस्तों? रिषड़ा पश्चिम बंगाल में एक जगह है। तो ये आप याद रखना, भारत की पहली जूट मिल ये पश्चिम बंगाल में लगी थी 1855 में। क्लियर दोस्तों? रिषड़ा जगह का नाम भी आप याद रखिएगा। दोस्तों हम बात करें जूट की, तो जूट को क्या बोलते हैं? जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। जूट जो है इसको गोल्डन फाइबर कहा जाता है, ठीक है। याद रखना, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, कई बार आता है। गोल्डन फाइबर जूट का नाम है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन है आपका, दाचीगाम नेशनल पार्क कहाँ पर है? दोस्तों दाचीगाम नेशनल पार्क आपके ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो दाचीगाम जो है ना ये जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। दोस्तों दाचीगाम का मतलब क्या होता है? दाची मतलब 10, गांव मतलब गांव, 10 विलेज, 10 विलेज, दाचीगांव का मतलब है 10 विलेज, 10 गांव। ठीक है। अच्छा दाचीगांव जो नेशनल पार्क है किसके लिए प्रसिद्ध है? ये कश्मीरी स्टैग के लिए प्रसिद्ध है। अब आप कहोगे कश्मीरी स्टैग क्या होता है? तो देखो हिरन की एक प्रजाति है हंगुल। भारत में हंगुल हिरन केवल कश्मीर के दाचीगम नेशनल पार्क में पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि हंगुल का जो नेचुरल हैबिटेट है वो दाचीगम नेशनल पार्क है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीसीएस में कई बार आया है कि हंगुल के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। हंगुल हिरण जो है वो दाचीगम नेशनल पार्क में पाया जाता है। ठीक है। और ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि क्या जम्मू कश्मीर में क्या और भी कोई नेशनल पार्क है? हाँ, किश्तवाड़। तो किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ पर है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में है किश्तवाड़ नेशनल पार्क। क्लियर? ये भी सारी चीज़ें आपको याद रखना है। अच्छा जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो जम्मू कश्मीर का एक डांस याद रखिएगा, हीकत। हीकत। एक और याद रखना दमाली। दमाली भी बहुत आता है एग्जाम में। रऊफ बहुत आता है आपके एग्जाम में। दुमहल बहुत पूछता है एग्जाम में। ये सारे डांस कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर के। और भारत में सबसे ज़्यादा केसर कहाँ होता है? तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा केसर होता है भारत का। क्लियर दोस्तों? याद रखिएगा दाचीगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों आज का मॉक टेस्ट यही था। लगभग 25 क्वेश्चनों का अभ्यास हमने किया था जीके के। बहुत कुछ जानने को मिला होगा आपको। ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने में इतनी कंजूसी मत कीजिएगा। आपके लाइक से मोटिवेशन होता है, वीडियो का प्रमोशन हो जाता है। और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलता हूँ आपको शाम के मॉक टेस्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जीके पॉइंट।